हाय एवरीवन। ओके, हमारा यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी विद एप्लीकेशंस। तो हम सबसे पहले हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी पे चलते हैं, डायरेक्टली हमारी इक्वेशन पे आएंगे। इसी इक्वेशन के फिर शायद दो एप्लीकेशन हम करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड केपलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में देखिए if we make a canonical transformation from old set to new set, then the equation of motion are given by this and this। पढ़ चुके हम पहले। स्मॉल ये हमारे ओल्ड सेट था, ये हमारा न्यू सेट था। जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो न्यू सेट में जो हमने हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन लिखी थी वो प्रीवियस टॉपिक्स में आप देखेंगे तो आपको ये दोनों इक्वेशन देखने को वहां पर मिल जाएगी। न्यू हैमिल्टोनियन इफ यू रिमेंबर हमारा क्या हुआ करता था, एच प्राइम हुआ करता था। ठीक है, नाउ इफ वी रिक्वायर दैट द ट्रांसफॉर्म हैमिल्टोनियन इज आइडेंटिकली जीरो। अब मान लीजिए ये मान रहा है, ठीक है, इफ वी रिक्वायर मान लीजिए अगर एच प्राइम जीरो है, एच प्राइम जीरो है तो जाहिर सी बात है ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। इन दैट केस हमारा पी डॉट के जीरो और क्यू डॉट जीरो हो जाएगा। और किसी भी चीज का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। हमारा पी के कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा क्यू के भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जब ये चीजें हमारे पास कांस्टेंट होता है सो द न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा, कोऑर्डिनेट का मतलब क्यू के, मोमेंटा मतलब पी के, आर नाउ कांस्टेंट इन टाइम। और अगर वो कांस्टेंट इन टाइम है एंड दे आर साइक्लिक। ठीक है, और साइक्लिक की डेफिनेशन आप जानती हो। नाउ हमें पता है कि जो नया हैमिल्टोनियन था वो पुराने हैमिल्टोनियन से किस इक्वेशन से रिलेटेड था, ये था इफ यू रिमेंबर द जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन में पढ़ा है अपन ने, अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, अपन ने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, नाउ क्योंकि हमें एच प्राइम जीरो कर दिया है, अगर एच प्राइम जीरो हमारा हो गया तो इट मीन्स एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी जीरो। तो ये एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें एच पता ही है क्यू का फंक्शन होता है, पी का फंक्शन होता है और टी का फंक्शन होता है, तो उसने यहाँ पर लिख दिया। फॉर कन्वीनियंस वी टेक द जनरेटिंग फंक्शन एज स्मॉल क्यू एंड कैपिटल पी। और आपको ध्यान होगा स्मॉल क्यू एंड कैपिटल पी में जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है, F2 होता है, F1 तो नहीं होता है। सो हमारा वो F2 यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन हमारा हो चुका है, ये हमने माना है। और अगर F2 हमारा जनरेटिंग फंक्शन है तो आपको वही टॉपिक देखना है जिसमें हमने जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। 4 केसेस पढ़े थे, हर जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमें 3-3 इक्वेशंस मिली थी, जिसमें F2 के केस में अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिली हुई है किसमें, जनरेटिंग फंक्शन वाले टॉपिक में। तो हमारा क्या था, हमारा था h प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, जीरो होना था। तो यहाँ पर लिखा है h, यहाँ पे लिखा है डेल एफ बाई डेल टी, क्योंकि f की जगह हमने f2 लिया है तो डेल f2 बाई डेल टी हो जाएगा। और ये h जो था वो हमारा स्मॉल q स्मॉल p और t का फंक्शन था। बट क्योंकि यहाँ से देखिए p किसके इक्वल आ रहा है, डेल f अपॉन डेल q, तो इस p की जगह आप रख सकते हैं डेल f अपॉन डेल q और f2 होना चाहिए, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ देखिए। ठीक है, सो अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ जनरेटिंग फंक्शन F2। सो हम क्या करते हैं, F2 का फिजिकल मीनिंग देखने के लिए इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये F किसका फंक्शन है, Q P एंड T का। तो F का Q के रेस्पेक्ट में करो, Q का खुद का, F का P के रेस्पेक्ट में करो, P का खुद का, और फिर F का T के रेस्पेक्ट में करो, क्योंकि वैसे भी हम टोटल टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ इन्होंने गलती से ये लिख दिया है, यहाँ आएगा dF2 अपॉन dt, क्योंकि टोटल टाइम डेरिवेटिव बोला ना, टोटल के लिए d होता है, पार्शियल के लिए डेल होता है। सो डेल F2 बाई डेल टी कितना आ जाएगा, ये देखिए F2 का Q के रेस्पेक्ट में, फिर Q का खुद का, F2 का P के रेस्पेक्ट में, फिर P का खुद का, एंड हमारे पास F का T के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि हमने देखा है ऊपर हमने माना था P कैपिटल P डॉट हमारा जीरो आ रहा था, राइट। और यहाँ से इस जगह से H किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी डेल F बाई डेल टी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का H। तो ये दोनों कंडीशन, ये भी हमने ऊपर अभी हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी में पढ़ा था और ये भी हमारे पास आ चुका है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 हमें क्या मिलेगा, अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास, सॉरी ये तो फ्रॉम 5 हमारे पास हो ही गया था, और ये हमने देखा था फ्रॉम 4, अभी ऊपर देखा था अपन ने। ठीक है, सो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें अगेन वही करना है, dF2 बाई डी टी है ये, dF2 बाई डी टी किसके इक्वल आएगा। अब ध्यान से समझना, मैं इस वाली इक्वेशन को लिखना चाह रही हूँ, इसमें फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे Q डॉट एज इट इज है, ठीक है, Q डॉट एज इट इज है, उसके साथ में क्या है, डेल F2 बाई डेल Q, करेक्ट, डेल F2 बाई डेल Q। और इक्वेशन 4 देखिए एक बार, इक्वेशन 4 में डेल F2 बाई डेल Q क्या है, ये देखिए डेल F2 बाई डेल Q है स्मॉल p के बराबर, तो उसकी जगह हम रख सकते हैं स्मॉल p। ओके,
सेकेंड टर्म में इसमें आया ही है, इसमें डेल F2 अपॉन डेल PQ जो है वो यहाँ से वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, यस P डॉट के हमारा जीरो हो रहा है। अगर ये जीरो हुआ तो सेकेंड टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, और थर्ड टर्म में डेल F2 बाई डेल टी हमारा इक्वेशन 5 से क्या मिलेगा, माइनस एच, तो ये आ जाएगा माइनस एच, करेक्ट। तो ये देखो हमें ये मिला समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एच, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, लैग्रांजियन के बराबर होता है। सो हमारा डी एफ टू बाई डी टी किसके इक्वल आ रहा है, एल के, टी को उस साइड ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा, डी एफ टू इज इक्वल्स टू एल डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो तो एफ टू हमारा कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन एल डी टी, और हम जानते हैं ये हमारा एक्शन था, प्रिंसिपल एक्शन एल डी टी, इफ यू रिमेंबर द हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन, तो ये एस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था। सो एस इज द फेमिलियर एक्शन ऑफ द सिस्टम, जिसे हमने क्या कहा था, हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन इन रिलेशन टू द वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल में इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ क्योंकि हमें F2 की वैल्यू S मिली है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में F2 की जगह S पुट कर देंगे, ओके। और इक्वेशन 5 आपका था H प्लस डेल F2 बाई डेल टी, और उस डेल F2 में F यहाँ पे F2 था, अब S आ चुका है। नाउ इक्वेशन 7 देख लीजिए, कुछ नहीं है, इसे ही हम कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ओके। ये हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होती है विच इज नथिंग बट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन n प्लस वन वेरिएबल, n प्लस वन क्यों, क्योंकि p नहीं है हमारे पास, स्मॉल p नहीं है, सिर्फ q है, तो q1 से लेके q1 तक तो n नंबर हो गया, और एक एक्स्ट्रा t आ रहा है, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, n प्लस वन, ठीक है। अब लेटस कंप्लीट, ये जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, क्योंकि s में है डिफरेंशिएशन, तो s मिलेगा किसका फंक्शन, t का फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन s का q के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन है, s का t के रेस्पेक्ट में भी है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा। सो लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 इज ऑफ द फॉर्म s एज अ फंक्शन ऑफ s, किसका फंक्शन मिलेगा, q के, और q के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, q1 से लेकर q1 तक, साथ ही में t मिलेगा। अब सोच रहे होंगे कि अल्फा कहाँ से आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो जितनी बार में हमें एस निकालना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड में कुछ भेज के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जितनी बार में हम इंटीग्रेशन करेंगे उतनी बार में हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यह जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो Q1 के रेस्पेक्ट में होगा, Q2 के रेस्पेक्ट में होगा Qn, तो आपके पास अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक n हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 के अंदर देखिए, द सॉल्यूशन s इज अ फंक्शन ऑफ n कोऑर्डिनेट q के, देख सकते हैं n s जो है वो तो q के का फंक्शन है, ठीक है, और साथ साथ में n इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स भी है, अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक हमारे पास कांस्टेंट्स भी है। नाउ अब हमने एक इमेजिनेशन की है, वो हमने क्या माना है, वी कैन टेक these n constant of integration as the new constant momenta। मान लीजिए हमारे पास जो अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक कांस्टेंट आए हैं, इन्हें हम मान लेते हैं कैपिटल P के, वाई, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कैपिटल P के क्या आया था, वो भी कांस्टेंट आया था, इफ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बैक करके देखिए, पीके की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, कांस्टेंट आई थी, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो न्यू कांस्टेंट मोमेंटा है वो ही हमारा अल्फा के इक्वल है, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, राइट, तो हमने उसको पीके के बराबर मान लिया, क्योंकि पीके भी हमारा कांस्टेंट है। नाउ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, माय गुडनेस, इक्वेशन 27 ऑफ चैप्टर 6, ये अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो ये वो वाला केस है जब हमने जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था, जनरेटिंग फंक्शन के 4 केसेस थे ना, इफ यू रिमेंबर, तो वहां पर स्मॉल p जो था वो हमारा था डेल f अपॉन डेल q, केस नंबर 2 F2 वाला था, उसमें इक्वेशन मिली थी ये। अब क्योंकि f की जगह हमारे पास s आ गया तो p किसके इक्वल हो गया, डेल s अपॉन डेल q, तो स्मॉल p है, ध्यान रखना, वो डेल s अपॉन डेल q होगा, और s किसका फंक्शन है, q1 से qn, अल्फा 1 से अल्फा n और t, ओके। नाउ दीज आर एन इक्वेशंस, ये आपके पास एन इक्वेशंस है, वाई एन इक्वेशन, क्योंकि पहली इक्वेशन मिलेगी जब आप k को वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो k की जगह 1 पुट करती हूँ तो डेल s अपॉन डेल q1 आएगा, ठीक है, ये p1 हो गया। सिमिलरली p2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल s अपॉन डेल q2 हो जाएगा, p3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल s अपॉन डेल q3 हो जाएगा। सो हाउ मेनी इक्वेशंस वी विल गेट n नंबर ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। सो दीज आर n इक्वेशंस विच एट इनिशियल
गिव द n वैल्यूज ऑफ अल्फा के, वो हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास n इक्वेशंस है। अब देखो इस इक्वेशन को भी अगर हम टाइम t इक्वल टू टी नोट, मान लीजिए इनिशियल टाइम हमारा टी नोट था, तो जब इस इक्वेशन के अंदर जहां वहां पर टाइम होगा वहां पर हम टी नोट वैल्यू रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपके पास अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक की वैल्यूज आएगी, राइट। तो आपके पास जो अल्फा अल्फा के लिए आपके पास, हमें पता है जब दो अननोन होते हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। अब इसको सॉल्व करके अगर आपको n इक्वेशंस मिल रही है और अल्फा 1 से लेके आपके पास अल्फा n तक के अननोन्स है, तो n इक्वेशन n अननोन सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k अल्फा n, अल्फा की सबकी वैल्यूज मिल जाएगी। सो दीज n इक्वेशन एट इनिशियल टाइम विल गिव अल्फा के इन टर्म्स ऑफ क्यू के एंड पी के। ये आपको क्या मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास p है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि जाहिर देखो आपके पास ये समझना जरूरी है आपको, आपको स्मॉल p अरे यार मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया, आपको स्मॉल p मिला है, देखिए डेल एस अपॉन डेल क्यू, करेक्ट। एस मान लीजिए आपके पास क्यू के का भी फंक्शन है, अल्फा के का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है, जस्ट कुछ भी मान लीजिए जो भी है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर के था, यहाँ पर के था, है ना, के की वैल्यू 1 रखी, तो P1 इज इक्वल्स टू, अच्छा एस का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जाहिर सी बात है क्यू के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब उसमें क्यू का फंक्शन हो। तो कोई ना कोई फंक्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें, कोई भी फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसमें आपके पास क्यू के भी होगा, राइट, और अल्फा के भी मान लीजिए है, और टाइम भी है। अब टाइम तो हमने बोल दिया कि फिक्स कर दो, टी इक्वल टू टी नोट रख दो, तो अब जैसे ही टी नोट रखा टाइम का फंक्शन तो नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन उसी का होता है जिस चीज को हम चेंज करते हैं, वेरिएबल होना चाहिए, टाइम को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि इनिशियल टाइम फिक्स था। तो आपको एक फंक्शन मिला है, अब इस फंक्शन में अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा क्या क्या रहेगा, क्यू के एज इट इज रहेगा और पी के भी मेरा एज इट इज रहेगा, यानी जो मुझे अल्फा के मिलेगा वो किस किस का फंक्शन होगा, वो मेरा पास क्यू के का फंक्शन होगा और पी के का भी फंक्शन होगा। यही ये बोलना चाह रहा है कि आपको अल्फा के मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज ऑफ क्यू के एंड पी के, ठीक है। नाउ अदर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर, दूसरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये अब आप सोचेंगे ये कहां से आई, अगेन जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें केस नंबर 2 देखिएगा, उसमें दो इक्वेशन मिली थी, एक स्मॉल p की मिली थी जो हम अब तक यूज करते आए हैं, और एक कैपिटल Q की मिली थी। तो अदर इक्वेशन आपके पास ये मिली थी, ये Q कैपिटल Q वाज इक्वल टू डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल PK, दिस वाज द इक्वेशन विच वी गॉट इन दैट केस जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक। अब इस क्यू के को इन्होंने क्या बोल दिया, बीटा के मान लीजिए, क्योंकि हमने क्या माना है, कैपिटल पी को हमने अल्फा के बोल दिया, तो कैपिटल क्यू को चलिए बीटा के बोल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बीटा के बोल दिया, वेरी गुड। तो अब हमारा बीटा के क्या हो जाएगा, जो हमारा कैपिटल क्यू था वो कितना था, डेल एस अपॉन डेल क्यू के था, अभी हमने देखा, राइट, दिखा देती हूँ एक बार, ये सॉरी डेल पी के, डेल पी के, डेल कैपिटल पी के, ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन वाले टॉपिक में तो ये मिलेगा आपको, डेल F2 अपॉन डेल P। अब हमने F2 की जगह S ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब कैपिटल Q को हम मान लीजिए बीटा बोल रहे हैं, डेल S एज इट इज रहेगा, और कैपिटल P अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला अल्फा है, तो यहाँ पर डेल अल्फा क्या आ जाएगा, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये देखिए डेल S अपॉन डेल अल्फा की इक्वेशन 11। अगेन इसमें भी हमारे पास n इक्वेशंस मिलेगी और बीटा की n वैल्यूज है, सो वन कैन कैलकुलेट बीटा के बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन, सेम जो चीज आपने अल्फा के साथ करी है वही बीटा के साथ करेंगे, और हमारे पास अल्फा आ चुके हैं, बीटा आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दस अल्फा के एंड बीटा के कॉन्स्टेंट्स आर नाउ नोन, सो एंड इक्वेशन 11 विल गिव क्यू के इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। 11 को देख लेते हैं, ये रील, ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमारे पास अल्फा के और बीटा क्या आ जाएगा, तो ये बोल रहा है क्यू के निकाल लो, कैसे, जैसे ही आपके पास सोचो बीटा के मुझे पता है, अल्फा के मुझे पता है, तो इस इक्वेशन में अच्छा टी इक्वल टू टी नोट भी मैंने रख दिया, तो मेरे पास, और अच्छा टी इक्वल टू टी नोट मान लीजिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमने वो टी इक्वल टू टी नोट रख के तो अल्फा बीटा निकाला है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, बीटा इज इक्वल टू आपके पास है डेल एस अपॉन क्या दिया हुआ यार, डेल अल्फा के, और एस आपके पास है क्यू के और किसका फंक्शन है, अल्फा के और टी का। जैसे ही आपके पास अल्फा और बीटा आ जाता है,
बीटा क्या यहाँ पुट कीजिए, अल्फा के यहाँ पुट कीजिए। सो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, क्यू के मिल जाएगा। अब वो क्यू की किस किस का फंक्शन मिलेगा, क्योंकि आपके पास अल्फा के है, आपके पास बीटा के है और टी है, तो क्यू आपको किसका फंक्शन मिल जाएगा, अल्फा बीटा और टी का। लेट्स हैव अ लुक, ये रहा इक्वेशन नंबर 12, क्योंकि हमें मिल चुका है अल्फा के, बीटा के और टी का फंक्शन। Now, after performing the differentiation in equation 10, equation 12 may be substituted for qk to obtain small pk। जैसे ही हमें qk मिल जाता है, हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल pk भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 10 देखिए, इक्वेशन नंबर 10 ये रहा, इक्वेशन 10 देखिए। अगर आपके पास qk आ गया, अल्फा आपको पता ही है, तो ये यहाँ से इक्वेशन 10 से स्मॉल पी के भी मिल जाएगा। सो हमारे पास स्मॉल क्यू भी आ चुका है, ये देखिए स्मॉल पी के मिल जाएगा। सो स्मॉल क्यू भी हमारे पास आ चुका है, स्मॉल पी भी हमारे पास आ चुका है। अब क्या चाहिए, स्मॉल पी भी हमारे पास जाहिर सी बात है अल्फा बीटा टी का फंक्शन, और क्यू भी हमारे पास अल्फा बीटा टी का फंक्शन। कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम में हमें सॉल्व क्या करना होता है, क्यू के और पी के, वो हम निकाल चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। अब यूनिट में जो सिलेबस में गिवन है, मेंशन टॉपिक है, वो यही है हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर करते हैं। हम दो ही प्रॉब्लम करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली प्रॉब्लम और केपलर प्रॉब्लम। हार्मोनिक ऑसिलेटर करते हैं हैमिल्टन जैकोबी मेथड से। हम हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में 1D लेते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के लिए हमारे पास या तो x ले लो, तो x ही आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और हम जानते हैं SH हार्मोनिक ऑसिलेटर में हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो f कितना होता है माइनस का kx, x की जगह हम q लेंगे तो f कितना आ जाएगा माइनस का kq। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/2 kx स्क्वायर, तो वो कितनी हो जाएगी 1/2 kq स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है p²/2m। तो इतना तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, t प्लस वी होता है। ये लीजिए t प्लस वी आ जाएगा। और हमने अभी अभी देखा था कि स्मॉल p हमारे पास था डेल एस अपॉन डेल क्यू। अब वीडियो को बैक कीजिए, ढूंढिए स्मॉल p हमें कहाँ पर मिला था, ठीक है। सो यहाँ पे आप p की जगह ये पुट कर दीजिए हैमिल्टन की एक्सप्रेशन में, तो हैमिल्टोनियन आपका ये मिल जाएगा। करेक्ट, मैंने p स्क्वायर की जगह ये p का एक्सप्रेशन पुट कर दिया। हेंस द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस हैमिल्टोनियन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या थी, h प्लस डेल f अपॉन डेल t था। f को हमने s प्रूव किया था, डेल s बाई डेल t इक्वल टू 0। ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 7 याद हो तो। h की जगह हमने ये रख दिया और डेल s बाई डेल t की जगह ये रखा हुआ है, देखो। सो ये हमें हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन मिल गई। ओके अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो s मिलेगा। अब देखो s का एक तो q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यानी s q का फंक्शन है। यहाँ पर s t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका मतलब s t का भी फंक्शन है। तो देखा जाए तो जो s है वो q और t का फंक्शन है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़े से कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो s आता है वो इस तरह से आता है, दो अलग अलग फंक्शन के रूप में आता है, जिसमें से पहला फंक्शन केवल q का फंक्शन है और दूसरा फंक्शन t का फंक्शन है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो q और t दोनों का फंक्शन हो गया है। वैसे भी इक्वेशन 15 को सॉल्व करोगे तो s जो है वो q और t के फंक्शन के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन 16 को नहीं 15 को, 15 में आप क्या करो, सिर्फ डेल एस बाय डेल टी जो है ना, अच्छा सॉरी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट। एस अगर ये सॉल्यूशन है, कलर चेंज करती हूँ आपको समझ में आएगा। अगर मैं इस एस को इस इक्वेशन में रखूं, रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये इक्वेशन 15 का सॉल्यूशन है सो डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 15, ठीक है। जब मैं रखूंगी तो आप देखिए कि यहाँ पर जो डेल एस है, इस एस की जगह अगर मैं S1 प्लस S2 रख भी दूं तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, Q के रेस्पेक्ट में। तो S2 वाले का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि उसमें Q है ही नहीं। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आप सिर्फ S1 रखिए, और जब आप यहाँ पे रखेंगे तो S1 प्लस S2 कर भी दो तो S1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, बिकॉज S1 इज ओनली अ फंक्शन ऑफ S1 इज अ फंक्शन ऑफ Q ओनली। तो S1 का तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो S2 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो S1 आ जाएगा। तो इसको S2 रख दो और इसको राइट हैंड साइड में भेज दो और लेफ्ट हैंड साइड में बाकी S1 वाला टर्म रखो। चलिए बता देती हूँ। Hence we will get equation number 17. S1 और S2 क्यों रखा है वो समझ में आ गया होगा। Setting each side of equation 17 equal to a constant से अल्फा। हमारे पास देखो ऐसा क्यों किया इन्होंने कि LHS और RHS को अलग अलग कांस्टेंट की इक्वल किया। क्यों बोल रहे हैं हम कांस्टेंट है, देखो मेरा S1 जो है वो Q का फंक्शन है। अगर मैंने Q को चेंज किया, मैंने T को चेंज नहीं किया है, अगर मैंने Q को चेंज किया है तो मेरा सिर्फ LHS चेंज हो जाएगा क्योंकि, और मेरा RHS चेंज ही नहीं होगा। अगर मेरा LHS चेंज हो जाता है और RHS चेंज नहीं होता है तो क्या ये इक्वलिटी वैलिड रहेगी, नहीं। अगर इक्वलिटी है मतलब LHS भी सपोज 3 के इक्वल है,
RHS भी सपोज 3 के इक्वल है। अगर आपने वेरिएबल आपके पास दो हैं, Q है और T है, अगर मैं Q को चेंज करती हूँ तो मेरा LHS तो चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू चेंज होके मान लीजिए 2 हो जाती है। अब क्या 2 इक्वल टू 3 होता है? नहीं होता। सिमिलरली इफ आई चेंज T देन ओनली RHS विल चेंज, LHS विल नॉट चेंज। सो मेरी इक्वलिटी वैलिड नहीं रहेगी। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इक्वलिटी वैलिड बनी रहे तो ये तभी हो सकता है जब दोनों वैल्यूज कांस्टेंट के इक्वल हो, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नंबर हुआ, मान लीजिए 3 है और अगर ये भी एक 3 है, आप Q में कितना ही चेंज करो, T में कितना ही चेंज करो, ये चेंज ही नहीं होंगे। और समथिंग विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 17 के दोनों पार्ट्स को ही सिंगल कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट होना चाहिए वो। तो LHS को मैंने रखा अल्फा, करेक्ट। तो ये पूरा RHS है, ये RHS इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, ये भी अल्फा होना चाहिए और ये भी अल्फा होना चाहिए। इसको अल्फा कर दिया और इसको अल्फा कर दिया। अब हम दोनों को सॉल्व करके S1 S2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। अब मैं इतना नहीं बताऊंगी कि यहाँ से S1 अपॉन Q की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे करोगे यार? जाहिर सी बात है, सबसे पहले इस 1/2 KQ स्क्वायर को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस हाफ KQ स्क्वायर, और आपके पास क्या बचेगा? 1/2m डेल S1 अपॉन डेल Q का स्क्वायर। फिर इस 2 1 को भी उधर भेज दो तो 2 1 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, ये लो डेल S1 बाय डेल Q। सिमिलरली डेल S2 बाय डेल Q आपके पास, उसको एज इट इज छोड़ना है, दोनों को इंटीग्रेट करो। जब S1 को इंटीग्रेशन करोगे तो Q के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये दो Q के रेस्पेक्ट में हो गया और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। सिमिलरली ये जब T के साथ में जाएगा तो आपके पास डेल S2 आ रहा है माइनस का अल्फा डेल T, दोनों साइड करो, इधर S2 आ जाएगा, डेल टी का हो जाएगा T, तो माइनस का अल्फा T प्लस सम कांस्टेंट C2, तो ये आपके पास S2 आ जाएगा। और S क्या था? S था S1 प्लस S2, तो ये हो गया S1 प्लस S2, और C1 और C2 मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे C, तो ये लिखा हुआ है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, करेक्ट। अब आगे क्या किया गया है? हाँ, it may be noted the C is an additive constant which will not affect the transformation because to obtain the new position। देखो ये कह रहा है कि आपके पास S में कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट C आ रहा है, आप इसी को 0 मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि जब आप कैपिटल Q निकालते हो तब भी आप S का डिफरेंशिएशन करते हो, जब आप बीटा निकालते हो तब भी आप S का डिफरेंशिएशन करते हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। तो ये कांस्टेंट कभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें सिंगल S कहीं नहीं चाहिए। Q और P निकालने के लिए हमेशा हमें S को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर कैपिटल Q जो है डेल S अपॉन डेल P, ये अभी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन मिली है, वहां से आप देख लेना। और बीटा का फॉर्मूला हमारा था डेल S अपॉन डेल Q, बीटा हमारे पास था डेल S अपॉन डेल Q, सॉरी डेल S अपॉन डेल P था, तो देख लेना आप। डेल S अपॉन डेल अल्फा मिला था शायद हमें, मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं बैक जाके आपको दिखाऊं, आप देख लेना यार। अगर नहीं समझ में आए कि बीटा का ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कि इतने बज के इतने मिनट पे वीडियो में ये था। मैंने वैसे इतना बोला, इतनी देर में तो दिखा भी सकती थी। एनीवेज, ओनली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। दिस इज वाई दिस एडिटिव कांस्टेंट सी हैज नो इफेक्ट, तो हम एस में हटा देते हैं तो हमारा एस आ जाएगा इक्वेशन नंबर 18, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाँ हमारे पास फॉर्मूला था बीटा का, ये डेल एस अपॉन डेल अल्फा, ऐसी है। अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, देखो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो अब आपके पास है रूट ऑफ 2m अल्फा। में एक बार बता देती हूँ, इंटीग्रेशन रहने दो, क्योंकि देखो आपके पास s जो है, लेट मी शो यू, s आपके पास है इंटीग्रेशन समथिंग समथिंग dq, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है यार, 2m और क्या था यार, अल्फा माइनस हाफ KQ स्क्वायर। देखो आपको डिफरेंशिएशन करना है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो मैं डेल अपॉन डेल अल्फा कर देती हूँ। जब इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो और डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो दोनों अलग अलग हो, तो आप इस डिफरेंशिएशन को अंदर अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन के अंदर ले जाके। लेकिन यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू हो तब ये नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं पहले अल्फा के रिस्पेक्ट में कर देती हूँ, तो जब मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में करूंगी तो भूल जाओ कि वहां पर इंटीग्रेशन का साइन है। आप सिंपली इतना याद रखो कि अल्फा के रिस्पेक्ट में मुझे एक फंक्शन का करना है और वो फंक्शन मेरा ये है 2m अल्फा माइनस हाफ KQ स्क्वायर। तो रूट का मतलब डेल बाय डेल अल्फा 2m अल्फा माइनस, ये रूट 2m तो बाहर ले लो, रूट ऑफ 2m तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इन्होंने भी बाहर ले रखा होगा, ये देखिए बाहर आ गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर है अल्फा माइनस हाफ KQ स्क्वायर,
है ना, इसका पावर है 1/2, nx की पावर n-1 लगाओ तो सबसे पहले n x की पावर n-1 और फिर अंदर जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन। अब अल्फा का रेस्पेक्ट में करना है तो अल्फा का तो हो जाएगा 1 और हाफ के क्यू स्क्वायर का हो जाएगा 0 क्योंकि उसमें अल्फा नहीं है। तो आपके पास आ रहा है 1/2 और इसकी पावर 1/2 -1 कितना होता है -1, तो 1/√ऑफ अल्फा -1/2 के क्यू स्क्वायर और ऊपर का √2m पहले से चला आ रहा था। अब ये सारा तामझाम जो है ना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। माइनस अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका कितना होगा, अल्फा टी है तो इसका केवल अल्फा हो जाएगा, तो सॉरी अल्फा के रेस्पेक्ट में करना है तो केवल टी आ जाएगा, ये देखिए माइनस का टी आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एज इट इज छोड़ा है, इन्होंने अल्फा कॉमन ले लिया है। अल्फा जब आप कॉमन ले लोगे तो रूट अल्फा बाहर आएगा, रूट अल्फा आएगा तो रूट अल्फा मैं यहाँ ले लूं तो ऊपर √2m है, नीचे 2 रूट अल्फा है, तो एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे 2 अल्फा आ जाएगा, देख लेना यार, √m/अल्फा आ जाएगा और नीचे ही बच जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या था, बीटा था। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व अगर करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, जो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है बताने की कि ये इंटीग्रेशन कैसे आया, क्योंकि एक तो मुझे आता नहीं है ये इंटीग्रेशन, है ना। आपकी श्रद्धा हो तो आप कर लेना इंटीग्रेशन 11th-12th वाली बुक उठा के मैथमेटिक्स की, उसमें फॉर्मूला देखे। मुझे नहीं आता यार इसका साइन इनवर्स का फॉर्मूला, ये पता है कि साइन इनवर्स में होता है बट ये नहीं पता फॉर्म। एनीवेज हमें क्या करना है, हमें क्यों निकालना है, अब हमारा टारगेट होगा क्यों निकालना। तो सबसे पहले इसको इधर भेजो बीटा के पास में, नहीं इसको नहीं भेजो, पहले टी को भेजो, तो इस टी को मैं उधर भेजूंगी तो बीटा प्लस टी हो जाएगा, तो बीटा प्लस टी आ जाएगा, तो ये देखो बीटा प्लस टी और एलएचएस में ये सारा बच जाएगा, एलएचएस में ये सारा का सारा बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस m/k को भी उधर भेजो तो वो k/m हो जाएगा, तो इस बीटा प्लस टी के आगे √k/m भी लग जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो इस पूरे के आगे लग जाएगा सिंपली साइन, तो आपके पास आ जाएगा ये साइन इनवर्स क्यू इसके बराबर आ रहा है। और हम जानते हैं एसएचओ के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ओमेगा कितना होता है, k/m होता है, तो इसकी जगह आप ओमेगा रख दो। अब ये देखिए क्यू की वैल्यू, और हमें पता है विच इज द फैमिलियर सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इफ यू रिमेंबर x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस बीटा आता है हमारा, ठीक है। हाँ इसमें वो ओमेगा बीटा मिलके कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, तो हमारे पास ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सो ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का हो गया। आई जस्ट होप, क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि इसके आगे मैं सॉल्व करूं यार, इसके आगे मैं नहीं बता रही ये सब चीजें, इतना थोड़े ना करना होता है, इतना नहीं करेंगे अपन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। हाँ ये बताना पड़ेगा मुझे, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, माय गुडनेस, केपलर प्रॉब्लम में अगर ये काम आ रहा है तो मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। केपलर प्रॉब्लम ये आएगी, एग्जाम में पूछी गई है आपको, पहले देख लेते हैं इसमें चाहिए क्या। यार इसमें चाहिए, इसमें ये हमें सारा तामझाम पूरा पढ़ना पड़ेगा, हद है यार, सिलेबस में नहीं है ये, जबकि बट केपलर प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। छोड़ो पढ़ते हैं चलो। हाँ वो नहीं बता रही मैं, 21 हार्मोनिक ऑसिलेटर में केवल क्यों निकाल लो वो काफी है, उसके बाद वाला नहीं पढ़ेंगे। फाइवर्स के पेपर देखेंगे, जब फाइवर्स के पेपर सॉल्व करेंगे ना ये कंप्लीट होने के बाद, अगर उसमें आया हुआ होगा तो वापस पढ़ लेंगे। चलिए, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो इन द लास्ट सेक्शन हमें इसमें क्या नया करना है, लास्ट सेक्शन में क्या था, वी वर एबल टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बिकॉज S could be separated into two parts, S1Q and S2T, where S1Q involves only Q और S2T था सिर्फ T का वेरिएबल। Now in this case the Hamiltonian was not involving time, in this case Hamilton was not involving time explicitly, so Hamiltonian के अंदर time जो था explicitly नहीं था। However, such a separation of variable is always possible if H does not involve time। तो H जब देखो H जो था, वैसे हमें पता है ना H Q P T का फंक्शन है, तो हमने क्या किया T को explicitly इन्वॉल्व नहीं रखा है, तो यहाँ पे देखिए T को नहीं रखा, T को omit कर दिया, so H जो है if it is a not explicit function of time T नहीं रखा, तो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो 7 है, कुछ नहीं उसमें यहाँ से टी हटा दो, बाकी इक्वेशन 25 है, इक्वेशन नंबर 7 को सिर्फ वैसा का वैसा लिखा है, सिर्फ टी हटा दिया है उसमें, क्योंकि हम अब मान के चल रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम वो होते हैं जिनकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं टी प्लस वी, और टी प्लस वी क्या होता है, हैमिल्टोनियन। और अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व है तो उसके लिए एच जो होता है, जाहिर सी बात है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो वो टी का फंक्शन
फंक्शन नहीं हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में डेल एच बाई डेल टी 0 होगा, यानी एच जो है एक्सप्लिसिटली टी का फंक्शन नहीं है, तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये कहना चाह रहा है ये इतनी 5-6 लाइनों में, जितना मुझे समझ आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंस द फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व द डिपेंडेंस ऑफ एस, पहले टर्म में एस हमारे पास यहाँ पे क्यू का है और सेकेंड टर्म में हमारे पास टी का है, तो अगेन हम एस को वही फंक्शन मानेंगे। इस बार हम मान लेते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कि जो एस हमारा क्यू अल्फा टी का फंक्शन है मान लीजिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे जो केवल क्यू अल्फा का होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका अल्फा था। इफ यू रिमेम्बर डेल एस बाय डेल क्यू के था हमारा क्या था, अल्फा था, नहीं मतलब क्यू हमारा क्या था, हाँ क्यू अल्फा का फंक्शन था। सो हमारे पास क्यू अल्फा टी, इसको क्यू अल्फा टी को बोला अल्फा क्या था यार हमारे पास, आप चेक करिएगा अल्फा हमारे पास डेल एस अपॉन डेल क्यू था क्या, मेरे को देख लेने दीजिए। हाँ ये देखिए इक्वेशन नंबर 8 में एस हमारे पास किसका है, क्यू अल्फा टी का फंक्शन है, और ठीक है ये एस जो है वो क्यू अल्फा टी का फंक्शन है। 26 में कैसे लिखा है, इक्वेशन 8 से, 8 में हमने देखा था क्यू अल्फा टी का था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने क्या किया, इसको दो फंक्शन में तोड़ दिया है, एक तो डब्ल्यू जो सिर्फ क्यू और अल्फा का है, और एक टी का फंक्शन जो मान लीजिए माइनस अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ से एस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्यू के रेस्पेक्ट में, तो किसका होगा, अगर एस का क्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका थोड़े ना होगा हमारे पास, केवल डब्ल्यू का होगा, क्योंकि इसमें तो क्यू है ही नहीं, तो केवल डब्ल्यू का होगा। और जब एस का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल अल्फा टी का होगा, तो माइनस अल्फा वन आ जाएगा। तो इक्वेशन 25 में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 25 में पुट करेंगे तो h जो था 25 में, देखिए h किसका फंक्शन था, एक तो क्यू के का, वहां क्यू के एज इट इज है। सेकंड में है डेल एस अपॉन डेल क्यू के, अब क्योंकि डेल एस अपॉन डेल क्यू के किसके इक्वल आ रहा है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू के, और ये प्लस का डेल एस बाय डेल टी, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस का डेल एस बाय डेल टी हो जाएगा, और डेल एस बाय डेल टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का अल्फा वन, एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस इसमें है, तो ये हो जाएगा अल्फा वन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसने Q को अलग से लिखा है और W के भी पूरे n टर्म आ गए। नाउ दिस 27 इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, क्योंकि देख सकते हैं 27 में कहीं टाइम आया ही नहीं है, ठीक है। अल्फा वन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब देख सकते हैं अल्फा वन जो है हमारे पास h के इक्वल आ रहा है, और अल्फा h के इक्वल आ रहा है, और h टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं हैमिल्टोनियन जो होता है किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, करेक्ट, और H इज इक्वल टू अल्फा वन को हम ई के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि H हैमिल्टोनियन है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन 27 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय, अरे यार नहीं चाहिए हमको जबरदस्त दूसरे तरीका मत बताओ, बट कर लेते हैं यार। हेंस फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज रिटन एज लाइक दिस, हो सकता है कुछ नहीं, अल्फा वन की जगह ई लिख दिया है, बाकी एज इट इज है। अब क्या किया है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, स्मॉल p आप जानते हैं क्या होता है, स्मॉल p हमारे पास होता है डेल एस अपॉन डेल क्यू, करेक्ट। s हमारे पास था w माइनस अल्फा टी, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, एफ पी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल क्यू, हम अभी हैमिल्टन जैकोबी में पढ़ चुके हैं, तो वीडियो बैक करके देखना चाहो तो देख सकते हो। क्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो इस टर्म का होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्यू है ही नहीं, तो डब्ल्यू का ही होगा, तो आपको पी जो मिलेगा वो मिलेगा डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू के। सिमिलरली आपको कैपिटल क्यू भी मिलेगा। ये आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं हो कि ये कहाँ से है, तो ये F2 वाला जनरेटिंग फंक्शन जो हमने पढ़ा था, केस 4 केसेस पढ़े थे, उसमें सेकंड केस में 2 इक्वेशंस मिली थी, सो डब्ल्यू की जगह F2 मिला था। थोड़ी देर पहले हमने बोला कि F2 का मतलब S होता है, और अब हम बोल रहे हैं S की जगह W लेंगे, क्योंकि S जो है वो W प्लस P का फंक्शन है, जिसमें T नहीं आएगा हमारे पास। चलिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ द न्यू मोमेंटा कैपिटल P आर ऑल कांस्टेंट ऑफ मोशन अल्फा के, हमने बोल दिया था कैपिटल P जो था वो हमारा किसके इक्वल था, अल्फा के इक्वल था, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, वेयर अल्फा वन इन पर्टिकुलर इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन h, जिसमें हम, रुकिए एक बार अभी बताऊंगी, देन क्यू के इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा के। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 21 में देखिए, 29 में क्यू के कितना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल पी के, और कैपिटल पी के हमारा क्या था, अभी हैमिल्टन जैकोबी में आपने देखा था वो किसके इक्वल था, अल्फा के इक्वल था, तो क्यू के एक्सप्रेशन में कैपिटल पी जहां आ रहा है वहां पे अल्फा प्लेस कर दीजिए, कर दिया। द कंडीशन टू डिटरमाइन डब्ल्यू इज दैट इक्वल टू एच इज इक्वल टू अल्फा वन आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने मान लिया है, ये कह रहे हैं कि आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा वन इज द इक्वल टू द कांस्टेंट एच, हमने माना है अल्फा वन, एच हमने क्या माना है, ये देखिए एच हमने माना है अल्फा वन, एच तो केवल अल्फा वन के इक्वल है,
और कैपिटल P के जो है वो अल्फा के इक्वल है, ध्यान रखिएगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। H स्पेसिफिकली एक सिंगल वैल्यू ले रहा है अल्फा 1 की, जिसमें सारे वैल्यूज नहीं है, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। एक एनर्जी तो एक ही रखनी है हमें, तो H हमारे पास आ रहा है अल्फा 1 के इक्वल, ठीक है। स्मॉल p का फॉर्मूला अभी भी देखा था हमने, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल p, यहाँ पे इस p की जगह हम रख देंगे डेल्टा w अपॉन डेल्टा क्यू के, तो हमें ये मिल जाएगा विच इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन नंबर 27। मतलब ये तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो यहाँ से स्किप कर सकते हो, मैंने खुद अभी देखा, मैं पढ़ाती ही नहीं, ये खुद बोल रहा था ना इक्वेशन 27 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, मतलब 27 इक्वेशन मिली हुई है और आप यहाँ छोड़ दो, ये यहाँ से जो तामझाम है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये दूसरा मेथड बता रहा है आपको 27 तक आने का। मत लो यार, ये हमें नहीं चाहिए, हम खुश हैं, हम एक मेथड पढ़ के खुश हैं, क्योंकि हमें हमें याद ही नहीं रहता बाकी सारी, ये चीजें रहने दो, है ना। ये हमें इक्वेशन नंबर 27। ऑल्सो एच प्राइम हमारा कितना था, एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी होता है, एफ की जगह एस रखा, एस की जगह डब्ल्यू रखा, तो हमारे पास आ गया डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। तो हमारे पास यहाँ पर एच प्राइम की वैल्यू आती है, बट डब्ल्यू हमने देखा है वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये टाइम हमारे पास 0 आ रहा है, तो एच प्राइम किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। एच हमारे पास था अल्फा 1, अल्फा हमारे पास था ई, which is a conservative system. So this W is also known as Hamilton's characteristic function. ये होता है, it generates a canonical transformation where all the new coordinates Q के are cyclic, क्योंकि हमारे पास H प्राइम जो है वो कांस्टेंट है। H प्राइम अगर कांस्टेंट है, अल्फा 1 के इक्वल है, डिपेंडिंग ओनली ऑन वन ऑफ द न्यू मोमेंटा P1 is equals to अल्फा 1 and does not any QK। इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप कैपिटल QK को साइक्लिक बोल रहा है, हमारे पास QK की वैल्यू क्या थी, मैं माइनस प्लस नहीं देख रही हूँ, डेल H प्राइम अपॉन डेल PK था, यानी H प्राइम का PK के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और PK हमारा कितना था, PK हमारा था अल्फा के था, तो मैं क्या करूंगी, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में करूंगी। उस अल्फा के में जो अल्फा 1 था, केवल वो मेरा हैमिल्टोनियन के अंदर आ रहा था, वो हैमिल्टोनियन के इक्वल था, बाकी तो मेरा H प्राइम जो है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। H प्राइम कितना है, अल्फा 1 है, तो यहाँ पर रख देते हैं अल्फा 1 अपॉन डेल अल्फा के, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जब मैं अल्फा के की जगह के की जगह 2 3 4 5 कुछ भी रखूंगी, तो मेरा सारा का सारा मतलब जो क्यू के है वो कितना आ जाएगा, 0, डिपेंडेंसी नहीं आएगी मेरी, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि आर साइकिल, बिकॉज एक तो H प्राइम आपके अल्फा 1 के इक्वल है, यानी कि जो H प्राइम है वो केवल और केवल एक मोमेंटा पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा, जब मैं अल्फा 1 रखूंगी तो मेरा क्या आएगा, P1 आएगा, करेक्ट, मेरा P1 ही तो आएगा, P1 इक्वल टू अल्फा 1। और इसमें भी मेरा क्यू के कहीं नहीं आ रहा है, मतलब सब कुछ P में ही हो रहा है। अल्फा 1, पहली बात तो कि अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक आपके पास H प्राइम में कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा, केवल अल्फा 1 आ रहा है। ओके, हियर इज द थिंग, कैपिटल Q का एक्सप्रेशन होता है डेल H अपॉन, एक बार मैं H प्राइम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, इसी से समझाती हूँ। ये हमने बोला था कि कैपिटल P के जो है वो अल्फा के बराबर है, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो H प्राइम है वो तो अल्फा 1 के इक्वल है, यानी जो H प्राइम है वो किसका फंक्शन हो गया, अल्फा के का नहीं बोलेंगे, अल्फा 1 का बोलेंगे, क्योंकि उसमें केवल अल्फा 1 आ रहा है, और अल्फा 1 आपका कितना होगा, अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए P1 के इक्वल, यानी कि H प्राइम जो है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, P1 पे। H प्राइम आपका किस पे डिपेंड करेगा, केवल P1 पे। तो अगर H प्राइम केवल P1 पे डिपेंड कर रहा है मेरा, तो Q तो उसमें आ ही नहीं रहा, इसका मतलब जो H प्राइम है वो Q पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा मेरा, और अगर वो Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो Q के साइक्लिक हो गया ना, तो हेंस क्यू के हमारा कितना हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये लाइन से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा साइक्लिक हो चुका है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब पी डॉट के हमारा क्या होता है, ये होता है। अब क्योंकि हमने अभी भी बोला H प्राइम में तो क्यू आ ही नहीं रहा है, क्यू आ ही नहीं रहा तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारे पास कांस्टेंट मिल चुका है। और जो क्यू के डॉट था वो हमारा था डेल H प्राइम अपॉन डेल अल्फा के, और वो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल अल्फा 1 का, जब के की अलग अलग वैल्यूज पुट करके करोगे तो किसी ना किसी टाइम पे जब वो अल्फा 1 होगा तो ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, तो क्यू डॉट के कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, करेक्ट, फॉर के इक्वल टू 1। और जब के इक्वल टू 1 नहीं होगा तो ये वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। हेंस द सॉल्यूशन आर, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, जब ये 1 है, जब ये 1 है तब तो आप क्या करोगे, क्यू डॉट हमारे पास कितना था, बीटा वाले एक्सप्रेशन में देखना, तो के इक्वल टू 1 के लिए क्यू क्या आ जाएगा, टी प्लस बीटा 1, और के इक्वल टू नॉट इक्वल टू जी, ये क्यू डॉट 0 आ रहा है, क्यू डॉट आपका 0 आ रहा है, तो क्यू आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमने क्या माना था, बीटा माना था।
बीटा, और बीटा हमने क्या कितना माना था, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा के, और यहाँ टी प्लस बीटा क्यों आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो रही है। क्यू डॉट को अगर 1 मानो तो मतलब डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 1, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो, टी प्लस सम कांस्टेंट, और वो सम कांस्टेंट मान लीजिए बीटा 1, तो ये क्यू वन इक्वल टू टी प्लस बीटा 1, अदरवाइज 1। ठीक है, बस ये मैं नहीं समझा रही अब आपको। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W। इस W का फिजिकल, ये पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी कोई मतलब है नहीं एग्जाम में। फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए तो W हमारे पास कितना है, Q के P के का है, और W के अंदर टाइम आ ही नहीं रहा, तो अगर हम इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो dW बाई dt कितना हो जाएगा, W का Q के रिस्पेक्ट में करो, Q का खुद का, W का P के रिस्पेक्ट में करो, P का खुद का, तो हमें दो टर्म मिल रहे हैं। कैपिटल P के हमारा था अल्फा, और कैपिटल P डॉट हमारे पास था 0, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो डेल W अपॉन डेल Q के जो था वो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, P डॉट तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, डेल W अपॉन डेल Q के को हम क्या लिख सकते हैं, इसको Q डॉट की जगह एज इट इज लिखा है, करेक्ट। और डेल W अपॉन डेल Q के पीछे जाना थोड़ा सा, पता चलेगा आपको स्मॉल p के का एक्सप्रेशन था ये, तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो यहाँ से W निकालते हैं तो dt उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको अगर करते हैं अपन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर पी क्यू डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपली यहाँ क्यू डॉट को देखो, इस क्यू डॉट को क्या रखोगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ रहा है पी के, और क्यू डॉट है, क्यू डॉट को क्या रखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, और साथ में क्या है डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट, पी के डी क्यू यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 33। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, समेशन पी के अब हमारे पास क्या लिखा हुआ आगे, ये चीज रहने दीजिए, इसके बाद इक्वेशन 33 की बात करना है, विच इज एब्रीवेटेड एक्शन, क्यों, क्योंकि देखो एस हमारा होता है एल डी टी, एल हमारा होता है ये एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है, और अब ये हमारे पास समेशन पी इंटीग्रेशन पी क्यू डॉट डी टी माइनस इंटीग्रेशन एच डी टी, और ये हमने अभी बोला W के इक्वल है, ये हमारा कितना था W, तो S को हम क्या बोल सकते हैं, W माइनस एच डी टी। When h does not involve, अगर h जो है वो t का फंक्शन नहीं है तो h हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन dt जो है उसका h कांस्टेंट है, मान लीजिए अल्फा 1 है, h की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, अल्फा 1 की इक्वल आई थी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा 1 t हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा 1 t, इसकी जगह हम रख सकते हैं अल्फा 1 t, तो s कितना आ रहा है, w माइनस अल्फा 1 t, ठीक है। ऐसा हमारे पास कितना था, क्यू अल्फा टी का फंक्शन, और अल्फा हमारे पास था कितना था, अल्फा के हमारे पास कितना था, कैपिटल पी के, तो एस हमारे पास था क्यू अल्फा और टी का फंक्शन था, तो अल्फा की जगह कैपिटल पी के रख लो, और डब्ल्यू हमारे पास था क्यू पी के का और माइनस का अल्फा टी। यहाँ से अगर अल्फा वन हमारे पास था क्या था, एच के इक्वल भी था और ई के इक्वल भी था इफ यू रिमेम्बर, तो यहाँ से एस की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डब्ल्यू माइनस ई टी, जहां पर हमने क्या क्या यूज किया है, ये यूज किया है और ये यूज किया टोटल एनर्जी, ओके। बस ये इसका था। अब हमारे पास है केपलर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बाय हैमिल्टन जैकोबी मेथड। केपलर प्रॉब्लम में हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर देख लेना, सेंट्रल फोर्स के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि केपलर प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल फोर्स में होता है, सेंट्रल फोर्स लग रहा होता है हमारे प्लेनेट के ऊपर सन की वजह से, सो सेंट्रल फोर्स में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो पोलर कोऑर्डिनेट में उसका जो हैमिल्टोनियन है वो हमारे पास इक्वेशन 35 से दिया जाता है, मतलब कुछ नहीं है, टी प्लस वी है, और v हमारे पास क्या होता है, माइनस का जी एम वन एम टू अपॉन आर, जी एम वन एम टू को एक नया कांस्टेंट के मान लिया है तो माइनस का के अपॉन आर हो जाएगा, ये हैमिल्टोनियन पढ़ा रखा है। हम क्या करेंगे, h इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू ई हमारे पास है, तो h की जगह रख दो e, तो इक्वेशन 37 आ जाएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि W होता है दो फंक्शन का, ठीक है, तो हमने यहाँ पर W को मान लिया आर थीटा का फंक्शन जो कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, स्मॉल p और p थीटा की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल p जो था वो कितना था, डेल W अपॉन डेल Q था। अब Q आपका एक बार तो R होगा और एक बार Q आपका कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे R और थीटा रखेंगे तो PR और P थीटा आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से प्रूव किया है, मैंने ब्रैकेट में क्यों नहीं देखती हूँ, मैं पहले लिखने लग जाती हूँ। नाउ इक्वेशन 37 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 37 में जहां पर पी आर मतलब हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन है वहां पे पी आर और पी थीटा, जहां पर यहाँ पी आर स्क्वायर था, यहाँ पे पी थीटा का स्क्वायर था, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से डब्ल्यू को हम आर का और थीटा का अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं, उससे हमारा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर करेंगे तो केवल डब्ल्यू वन का होगा, और अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल डब्ल्यू टू का होगा, ठीक है।
तो हमारे पास जो फॉर्म आया है, हम यहाँ पर डेल डब्ल्यू बाय डेल आर है उसकी जगह तो हम पुट कर देंगे W1, और W बाय थीटा है उसकी जगह हम पुट कर देंगे W2। बाकी चीजों को हमने टच भी नहीं किया है, एंड वी गॉट इक्वेशन 41। हमें पता है सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ये हमने प्रूव किया है। सो पी थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पी थीटा इफ यू रिमेंबर हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो उसको हम अल्फा टू बोल देते हैं, और मान लीजिए जे है, तो पी थीटा जे के इक्वल है, जे अल्फा टू के इक्वल है, और जो अल्फा टू है हमारा वो कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू टू बाई डेल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पी थीटा ही तो ये था, पी थीटा हमारा कांस्टेंट होता है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है एक्चुअल में, और वो कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा होगा। हमने अभी भी देखा है यहाँ पे, है ना। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू टू बाई डेल थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पी थीटा की। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, वो आप खुद कर सकते हो। इस अगर हमें मिला है अल्फा टू, ये दोनों इक्वेशन लेके, तो अल्फा टू के एक साइड में करेंगे तो अल्फा टू थीटा हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट C1 हो जाएगा, और उधर आ जाएगा W2। तो हमें W2 मिल चुका है। अब डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा टू के इक्वल था। ये हम 41 में पुट करेंगे, 41 कहाँ गई, ये रही 41। तो डेल डब्ल्यू टू बाय डेल थीटा इसकी जगह हम पुट करेंगे जो हमें अभी मिला है। क्या मिला है हमें इसकी जगह, अल्फा टू। तो हमारे पास इक्वेशन 41 जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। आप रख के देख लीजिएगा, हमें ये मिल जाएगी। यहाँ से अब हम डेल डब्ल्यू बाय डेल आर की वैल्यू निकालते हैं, और डेल डब्ल्यू निकाल देंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास W1 जो है वो ये W हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि W जो है वो W1R प्लस W2 थीटा है। W2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अल्फा टू मिल चुकी है, और W1 हमें इस तरह से मिल चुका है। ठीक है, सम कांस्टेंट है, रिलेटिव कांस्टेंट, इस तरह से हमारे पास W आ जाता है। अब हमें क्या करना है, सेम वही चीज है, अब कुछ भी नई चीज नहीं है। हमें क्या करना है, नाउ वी टेक द न्यू मोमेंटा कैपिटल P। कैपिटल P हमारा होता है अल्फा के। अल्फा हमारे पास यहाँ 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसलिए हम दो ले रहे हैं। क्यू डॉट का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एच प्राइम हमारा था अल्फा 1, और पी के में भी हमें पास अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक है, लेकिन बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। के इक्वल टू 1 के लिए हम Q1 प्रूव कर चुके थे, के इक्वल टू 2 के लिए हम 0 आएगा, क्योंकि जब के इक्वल टू 1 होगा तब तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन जब के इक्वल टू 2 होगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें दो इक्वेशंस मिल जाएगी। तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्योंकि हमारे पास था प्रीवियस, थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो क्योंकि का फॉर्मूला था, और कैपिटल पी जो हमारा था वो अल्फा है, तो एक बार अल्फा 1 हो जाएगा, एक बार हमारा अल्फा 2 हो जाएगा, Q1 Q2 मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 46 एंड 47 व्हाट वी कैन गेट, कि यहाँ पे Q1 का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, T प्लस बीटा 1। तो T प्लस बीटा 1 को तो यहाँ रख दो, और बीटा 2 को यहाँ रख दो, तो ये हमें मिल जाएंगे इक्वेशन 48। आई होप इट इज विजिबल। यूजिंग इक्वेशन 45 एंड रिमेम्बरिंग, तो 45 क्या थी यार, 45 कहाँ गई, ये रही 45। 45 हमारे पास W है। ठीक है, ये W हम रखेंगे यहाँ पे, 45 को एज इट इज रखेंगे, और जहां जहां अल्फा 1 है वहां वहां हम E रखेंगे, तो हमें इक्वेशन 45 ये मिल जाएगा। इक्वेशन 45 कैसे मिला भाई, हमें तो डेल W बाई डेल अल्फा 1 कैसे करना है, 45 में थोड़ा ना था यार, ये 45 में तो W है। ओके, एक्चुअली यूजिंग इक्वेशन 45 पहले आपको 45 ही रखना है, जो भी उसका एक्सप्रेशन आएगा, जितना भी एक्सप्रेशन है उसका हमें अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और ये डिफरेंशिएशन सेम उसी तरह से है जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने किया था, nx की पावर n-1 करके, तो आपके पास नीचे रूट में आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। सिमिलरली जब हम उसी का अल्फा 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेम सेम इक्वेशन 45 का एक बार अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ये मिलेगा, एक बार अल्फा 2 के रेस्पेक्ट में करो, ये मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और हमारे पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा 1 किसके इक्वल था, Q1 के, यहाँ से देखिए, और डेल डब्ल्यू बाई डेल अल्फा 2 Q2 के इक्वल था, तो Q1 Q2 रख देते हैं। तो Q1 Q2 के रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले Q1 था, और Q1 की वैल्यू अभी भी निकाली है, कितना था, T प्लस बीटा 1। तो ये तो आ जाएगा T प्लस बीटा 1, और दूसरा था Q2 के इक्वल, Q2 हमारे पास कितना था, सिंपली बीटा 2 था, तो यहाँ पर Q2 के इक्वल बीटा 2 है। ये थीटा जो था ये इधर था, थीटा माइनस था इस तरह से, तो ये हमें मिला यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है दो इक्वेशंस। अब हमारे पास इक्वेशन 50 व्हेन इंटीग्रेटेड द पोजीशन ऑफ इक्वेशन 50 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये रहा 50। देखिए, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगी, और r किसके फंक्शन के फॉर्म में आएगा, t के फंक्शन में। तो अगर 50 को इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें r मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा सेंट्रल फोर्स के अंदर हम नए वेरिएबल में करते हैं, तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, मतलब कुल मिला के नया वेरिएबल है। r को अगर 1 बाय यू रखेंगे,
आर को अगर 1/u रखेंगे, सो आर ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आर इक्वल टू 1/u करते हैं तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -du/u²। इक्वेशन 51 को वैसे ही जैसे अपन वेरिएबल चेंज करते हैं, तो जहां जहां आर दिख रहा है 1/u रखना है, और जहां डी आर दिख रहा है वहां पे -du/u² रखना है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो थीटा माइनस बी टू का है, ये यू के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है, कॉस इनवर्स में आ जाता है, तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्म में लेके आना है, जो कि मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि ये बहुत ईजी है यार। आपको कॉस को पहले उधर ले जाओ, तो कॉस थीटा माइनस बीटा 2 हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, इसमें आपको अल्फा 2 अपॉन, मतलब पहले अल्फा 2 u²u, ये अल्फा 2² u माइनस एम के, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो मल्टीप्लाई होगा कॉस से, ये लो मल्टीप्लाई हो गया, और फिर u की जगह वापस 1/r पुट कर दो, ठीक है। और आप इसमें चाहें तो यहाँ पर किया है, एम के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे अल्फा 2² अपॉन एम के आ जाएगा, और वो वहां पे 1 आएगा, वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो इक्वेशन 52 आ जाएगा। सिंस अल्फा 2 इक्वल टू जे, अल्फा 2 हमारे पास कितना होता है, जे होता है, तो अल्फा 2² अपॉन एम के को हमने मान लिया स्मॉल एल, है ना, इसी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो कॉनिक इक्वेशन में लाना चाह रहे हैं बेसिकली। केपलर प्रॉब्लम में कॉनिक इक्वेशन आती है ना, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो इसको अल्फा 2² एम के को अपन एल रख देते हैं, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये एसेंट्रिसिटी होती है, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम यूनिट 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा कॉनिक का एक्सप्रेशन आ जाता है, जो इलिप्स होगा कब, जब ई लेस देन होगा, ये लीजिए, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाले एग्जांपल जेसी उपाध्याय वाली बुक से आप खुद ना समझ सको तो समझ लेना, वैसे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर और केपलर प्रॉब्लम में एग्जाम में पूछा गया है, सब में सेम चीज की गई है, ये देखिए। बस ये हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 3। हमारा यूनिट 3 जो है, हम यूनिट 1, 2 एंड 3 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब हो सकता है हम एक बार यूनिट 3 को होल्ड पे डाल के पहले क्वांटम स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं इसलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।